नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है अहंकार। पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। वह जनकपुरी में एक बहुत अच्छा प्लॉट मिल रहा है। सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद लूं। तो आप मेरी मदद कर देंगे? अरे बेटा, यह भी कोई पूछने की बात है। मेरा जो है सब तुम लोगों का ही तो है। मेरे पास रिटायरमेंट का फंड पड़ा है। कल चेक साइन कर दूंगा, ले लेना। तभी चाय रखते हुए बड़ी बहू माधुरी बोली, बाबूजी, आप तो कह रहे थे चारों बच्चों के नाम से एफडी करवाएंगे, और अगर फंड का पैसा देवर जी को दे दिया, फिर यह सब कैसे मुमकिन होगा? बहू, चिंता मत करो, मैं चारों बच्चों के नाम एफडी करवा दी है मैंने। उसके बाद भी मेरे पास काफी पैसा बचा है। गौरव को मात्र 2 लाख रुपए चाहिए, जिसे देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पैसे रखने से अच्छा है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। जब जरूरत पड़े तो दुगना पैसा बदले में प्राप्त किया जा सकता है। जी बाबूजी, सही कहा आपने। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े खाइए। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाने का मन तो बहुत कर रहा था। खुश होते हुए पकोड़े खाने लगे। अच्छा बाबूजी, मैं सोच रही थी मेरी यह सोने के कंगन कितने पुराने हो गए हैं। मैं सोच रही थी नए बनवा लूं, कुछ तो मेरा सोना काम आ जाएगा। मगर ऊपर से जो पैसे लगेंगे, सौरभ मुझे तो देंगे नहीं। तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे पूरा यकीन है बाबूजी, आप ना नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले ही आपने नेहा को भी 3 तली वाले झुमके दिलवाए थे, तो आप थोड़ी सी मेरी मदद तो कर ही सकते हैं। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? जब भी तुम बदली करने जाओ, मुझसे पैसे लेकर जाना और अपनी पसंद के सुंदर कंगन लेकर आना। रामप्रसाद जी मुस्कुराते हुए बोले, दोनों बेटा हो या बहुएं, सभी में कंपटीशन सी लगी रहती है। अगर एक बेटा पैसा मांगता है, तो दूसरा भी किसी न किसी बहाने राम प्रसाद जी से पैसा ऐंठ ही लेता है। वहीं पर बैठे चाय पी रहे राम प्रसाद जी के दोस्त दीनानाथ जी बोले, यार, तुझे नहीं लगता तुम अपने बेटा बहू पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो? मेरे हिसाब से उन्हें अपने रुपए पैसे रिटायरमेंट पर मिले फंड के बारे में बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? और मैं? घमंड से मुस्कुराए और बोले, दीनू, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने अपने बच्चों को उनकी हर ख्वाहिश और तरक्की करने में पूरा साथ दिया है। वह लोग अगर नौकरी के साथ कोई प्लॉट स्कीम सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, तो इसमें मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, जिससे वे लोग भी खुश रहते हैं और हमेशा मुझे पूछ कर ही हर काम करते हैं। रिटायर हुए 2 साल हो गए, आज तक चाय देने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई मेरी बहू ने। उम्र के इस पड़ाव में हम बुढ़ा बुढ़िया को और क्या चाहिए? यह जो आजकल के माता पिता होते हैं, सेवा करने के नाम पर सारे पैसे पर नाग बनकर बैठ जाते हैं। बहू बेटा को एक कौड़ी के लिए तड़पाते हैं, फिर जब असहाय हो जाते हैं तो कहते हैं बहू बेटा सेवा नहीं कर रहे हैं। अरे, जब तक उन्हें मेवा नहीं दोगे, सेवा काहे को करेंगे? वैसे तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। सोना सारा पैसा छुपा कर बैठे हो, इसलिए बहू घर में घुसने नहीं देती। लेकिन हम बहुत दयावान हैं। हमारी बहुएं बहुत संस्कारी हैं। अपने सास ससुर को माता पिता समझती हैं और उनके दोस्तों को भी, अपने घर के मेहमानों को भी देवतुल्य समझती हैं। जब मन करे आ जाया करो, चाय के साथ पकोड़े भी खिला दिया करूंगा। एक बार फिर अहंकार में हंसते हुए बोले, राम प्रसाद, मेरे साथ जो होगा होता रहेगा। मैं तो चाहता था कि गलती से भी तुम्हारे साथ कोई बड़ा काम ना हो, मगर तुम तो
मेरी ही बेइज्जती करने में लग गए। क्या गलत किया जो अपने फंड के पैसों को अपनी पत्नी के इलाज में लगाता हूँ। पेंशन से हम दोनों अपनी मर्जी का खाते पीते हैं। बहुएं नौकरी वाली हैं, सेवा करने का उनके पास समय नहीं, दूर शहरों में रहती हैं। तो क्या रोज उनके भरोसे खाना, चाय, पानी, दवा, इलाज के लिए उनका इंतजार करता रहूं? चलो ठीक है, मुझे लगता है तुम सही कर रहे हो तो अच्छी बात है। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। आगे तुम्हारी मर्जी। कहते हुए दीनानाथ जी धीमे कदमों से घर के बाहर निकल गए। सुनिए जी, भाई साहब से पहली बार आपने इतनी बदतमीजी से बात की। वह तो आपको सलाह दे रहे थे ना, सुन लेते। जरूरी था जवाब देना। रामप्रसाद जी की पत्नी बोली। हाँ, जरूरी था कमला, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। शायद तुमने ध्यान से देखा नहीं। बाप बेटे का प्रेम, बहू की सेवा देख उसे कांटे लग रहे थे। कैसे जल भुन रहा था, क्योंकि उसके 3 बेटे बहुएं उसे पूछते नहीं, तो दूसरों की खुशियों से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं उसे। इसलिए मेरे घर में फूट डालने चला आया। अगर जरा भी शर्म बची हो तो अगली बार मेरी चौखट पर पैर ना रखेगा। मुझे भी ऐसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू, जरा मेरे कपड़े निकाल कर रखो और गीजर भी चला देना। आज मेरा गर्म पानी से स्नान करने का मन है। जी बाबूजी, अभी निकाल देती हूँ। छोटी बहू नीलम बोली। अच्छा सुनो, मेरे बाथरूम से निकलने के बाद पूरा बाथरूम साफ कर देना। मुझे सूखा हुआ बाथरूम पसंद है। इसका पूरा ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। रामप्रसाद जी की सरकारी नौकरी थी, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बेटों पर हुक्म चलाते रहे। जब घर में बहुएं आई, उन पर भी उसी तरह का रोब जमाया। 2 बहुएं आने के बाद घर में 3 औरतें हो गई थी। सारा काम वह उन औरतों से करवाते। कई बार कमला जी ने कहा, एक बर्तन झाड़ू पोछा वाली बाई लगा लेते हैं। मेरी उम्र हो गई है और बहुएं भी बच्चों के कारण थक जाती हैं, तो हम सभी को थोड़ा आराम मिल जाया करेगा। कमला, आज तो कह दिया, आज के बाद मेरे सामने बाई लगाने की बात मत करना। न जाने कितने घरों में काम करती हैं, घिन पिन सी रहती हैं। तुम्हें पता है, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। मैं गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इन बाइयों का कोई भरोसा नहीं है, किधर झाड़ू लगाए, बर्तनों में साबुन छोड़ जाए। मैं इस तरीके से घर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम 3 घर की औरतें हो, तुम सभी का फर्ज है हम मर्दों के खाने पीने और साफ सफाई का ध्यान रखने का। और तुम लोगों से बेहतर पैसा देकर भी बाई यह काम नहीं कर सकती। इसलिए यह बाइयों का चक्कर छोड़ दो। दूसरों की देखा देखी कर घर बर्बाद नहीं किया करते। ऐसी बात सुन कमला जी दुखी मन से मन मार कर रह जाती हैं। उन्हें भी अच्छे से पता है घर में 3 औरतें हैं, मगर थोड़ी बहुत मदद चाहिए होती है। घर के तीनों आदमी नौकरी करने का ही काम करते हैं। बाकी घर में पानी का गिलास भी उठाकर नहीं पीते। यहाँ तक कि जूते पॉलिश भी हम औरतों को करना होता है। इस तरह की तानाशाही राम प्रसाद जी की कम होने की वजह बढ़ती चली गई। कमला जी को गठिया रोग होने के बाद अब सारे काम अपनी दोनों बहू को हाथ से करवाते। अभी अपनी छोटी बहू को कक्षा, बनियान निकालना, बाथरूम सफाई का ही बोल रहे थे। यह काम छोटी बहू खुशी से या मन मारकर कर रही है, यह तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। जब भी
दोनों बेटा बहू उनसे कुछ मांगते हुए खुशी खुशी उन्हें दे देते। एक दिन अचानक खाना खाते समय राम प्रसाद जी को लकवा का अटैक आ गया। उसमें उनका आधा शरीर बेकार हो गया। डॉक्टरों की जांच के बाद पता चला कि अब वह कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आगे की जिंदगी बिस्तर पर ही बीत जाएगी। ऐसा पता चलते ही दोनों बेटा और बहू के रंग बदलने लगे। अब राम प्रसाद जी अपने बेटों से बोले, मुझे शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज करवाना है। हो सके तो दिल्ली के बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज करवाओ, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। तब सौरभ बोला, बाबूजी, जब डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका शरीर बेकार हो गया है, तो काहे को पैसे में आग लगाना। जो दवाई दी है उन्हें वक्त पर लीजिए। अब आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बोलकर कमरे से ही चला गया। उन्होंने बड़े मरे भाव से गौरव की ओर देखा और बोले, बेटा, तू ही ले चल। अरे बाबूजी, भाई साहब सही कह रहे हैं। आप काहे को परेशान होते हैं। आपका इलाज असंभव है। जो दवाई दी है, अब आपको उन्हीं के सहारे जीना पड़ेगा, बोलकर वह भी चलता बना। दोनों बेटों की बेरुखी के बाद बहू में भी अपना रंग दिखाने लगी। अब ना समय पर चाय मिलती, ना खाना। भूख के मारे व्याकुल राम प्रसाद जी अपनी पत्नी कमला जी से बोले, क्या बात है, आजकल खाना पीना समय पर नहीं मिलता। जरा बहू से बोलो, मुझे समय पर सब काम पसंद है। थोड़ी सी भी देरी होने पर मुझे चिड़चिड़ाहट होती है। जी मैंने उनसे कहा था, मगर अब तो उनके सुर बदले हुए हैं। खाना बनाकर अपने अपने कमरे में खाना ले जाती हैं। मैं अपने हिसाब से आपके लिए दलिया खिचड़ी बनाकर लाती हूँ, तो वक्त लग जाता है। आप 2 मिनट आराम कीजिए। कुकर में खिचड़ी तैयार हो गई है, परोस कर लाती हूँ। इतना बोलकर घुटने पकड़कर चलने लगी। बात यही नहीं रुकी। गौरव और सौरभ दोनों ही नए मकान में शिफ्ट हो गए कि अब इस पुराने मकान में हमारा गुजारा नहीं होता और आपकी सेवा करके हम थक चुके हैं। अब आपको जो सही लगे कीजिए। हम लोग यहाँ नहीं रुकने वाले। इतना बोल सभी घर छोड़कर चले गए। घर में राम प्रसाद जी और कमला जी अकेले और बेबस से सब कुछ देखते रहे। अब कमला जी अकेले घर का काम संभाल के रसोई बनाती और बाजार से जरूरी सामान लेकर भी आती। एक दिन बाजार में फल लेते समय कमला जी को चक्कर आ गए। इस वक्त पास में ही सामान खरीदते दीनानाथ जी ने कमला भाभी को घिरते हुए देख लिया था। तुरंत सहारा देकर उन्हें होश में लाए और घर लेकर पहुंचे, जहां घर की स्थिति देखकर उनके होश उड़ गए। जगह जगह कचरों के ढेर, घर से आई दुर्गंध। सीलन रसोई में पानी लेने पहुंचे तो देखा गंदे बर्तनों का ढेर लगा था। साफ सफाई भी ना थी। घर की ऐसी हालत देख वह बोले, क्या बात है बेटा बहू, कहीं बाहर गए हुए हैं। इतना सुनते ही कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। भाई साहब, बाहर नहीं गए हैं, हमको छोड़कर इस घर से चले गए हैं। जब तक हम सक्षम थे, पैसे वाले थे, हमें लूटते रहे। जैसे ही असहाय हुए, हमारा साथ छोड़कर चल दिए। अपने गहने बेचकर घर का खर्चा चला रही हूँ। आगे पता नहीं कब तक चला पाऊंगी। अरे, आपके पास तो पेंशन आती है ना भाई साहब। बच्चे आगे की सोच रहे थे। उन्होंने हमसे दस्तखत करवा लिए। पेंशन भी अब उन्हीं के हाथों में जाती है। हमारे हाथ से सारी बाजी निकल चुकी है।
तभी राम प्रसाद जी बोले, मेरी करनी का फल है। बहुत विश्वास करता था अपने बेटों पर, सब कुछ लूट कर ले गए। दोस्त, तू सही था। ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही रुपया पैसा अपने हाथों में दबाकर रखना चाहिए था। बुरे वक्त पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक समय इसी बात के लिए तुझे बेइज्जत किया था। देख, आज ऊपर वाले ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। यह तो बहू बेटा पर अंधविश्वास करने का जुर्माना है। मुझे करना ही पड़ेगा। ये बोलकर फूट फूट कर रो पड़े। अरे, तू इतनी तकलीफ में था, मुझे एक बार फोन करता, मैं दौड़ा चला आता। दोस्तों में बात तकरार होती रहती है, इस तरीके से बुरा मान के नहीं बैठते। तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं ना। तुझे न्याय ना दिलाया तो मेरा नाम दीनानाथ नहीं। अगले ही दिन दीनानाथ जी राम प्रसाद जी के घर पहुंचे। उनके साथ एक सहायिका थी, जिसे रसोई में काम करने का इशारा करते हुए बोले, कमला भाभी जी, यह चंपा है। आज से आपके घर के और रसोई के काम यह संभालेगी। अरे भाई साहब, यहाँ पर खुद के खाने के लाले पड़े हैं, नौकरानी का पैसा मैं कहाँ से दूंगी? भाभी, आपको अपने छोटे भाई पर विश्वास नहीं। आपकी हर चिंता खत्म कर दूंगा, ऐसा वादा करके गया था। इसलिए वकील साहब को भी लाया हूँ। अब सुनिए, हम आपके दोनों बेटों पर केस कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ जो भी किया, धोखे से हस्ताक्षर करवाए और आपकी पेंशन, रुपया पैसा आपसे ले लिया, तो सब आपको वापस मिल जाएगा। राम प्रसाद जी ने भी अपने दोस्त दीनानाथ की बात मानकर अपने बेटों पर केस कर दिया। केस का नोटिस पहुंचते ही दोनों बेटे बहुएं दौड़े दौड़े अपने पिता के पास आए और बोले, बाबूजी, आपको शर्म नहीं आई अपने बच्चों पर केस करते हुए? एक बार बोला होता, हम आपको पैसे दे देते। आपको इस तरह हमारी बदनामी करने की कोई जरूरत नहीं थी। और माँ, तुम तो थोड़ा समझा देती। समाज में हमारा उठना बैठना है, सब जगह हमारी थू थू हो रही है। आखिर क्या अपने लिए जीना कोई गलत है? 20 साल से तुम लोगों की सेवा कर रहे थे, अब थोड़ा सा अपने लिए जीना चाहा तो तुम लोगों ने हम पर केस कर दिया, हमें बदनाम कर दिया। हमेशा चुप रहने वाली कमला जी आज चुप ना रह पाई और गुस्से में बोली, बस करो तुम लोग। तुम लोगों के लिए कितने मंदिर, मस्जिद माथा टेका, तब जाकर तुम जैसी औलादें हमारी झोली में आई थी। सोचा था तुम लोग हमारे आंगन में खुशियां, बुढ़ापे का सहारा बनकर आए हो, मगर तुम तो हमें ही बेसहारा, भूखा प्यासा यहाँ मरता हुआ छोड़ गए। इससे तो अच्छा होता मेरी कोई औलाद ही ना होती। कम से कम ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ता बुढ़ापे में तुम लोगों से आशा लगाकर अपनी ऐसी दुर्दशा तो ना कर लेते। अरे अम्मा जी, गुजारा भत्ता ले लिया करो और हमारा पीछा छोड़ो। यह कोर्ट के चक्कर आपसे इस बुढ़ापे में ना लगेंगे। बड़ी बहू माधुरी बोली, सही कहा भाभी ने। आप लोगों की गुलामी होती अब बिल्कुल नहीं रहना चाहते। हम आपके साथ। पैसे लो और हमारा पीछा छोड़ो। कमला जी ने बहू के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और बोली, बहू, जिन पैसों पर इतना इतरा रही हो ना, वह सभी तुम्हारे ससुर जी के दिए हैं और उनकी दी पाई पाई तुमसे निकलवा कर रहूंगी। और यह कंगन, झुमके, सोने चांदी, जितना भी तुमने हमें मूर्ख बनाकर लिया था ना, वह भी सब वापस ले लूंगी। कुछ ही दिन बाद कोर्ट का फैसला आ गया।
राम प्रसाद जी की धन संपत्ति बहू बेटों को वापस लौटानी पड़ी। इधर बेटे बहू हाथ मलते रह गए, उधर राम प्रसाद जी और कमला जी अपनी जिंदगी ठाठ से गुजर बसर कर रहे थे। दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि ऐसा सभी के साथ होता है, मगर फिर भी माता-पिता को अपने बुढ़ापे के बारे में सोचकर रुपया पैसा संचय करने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।